हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमर और आज हम लोग 12th क्लास का आय और रोजगार का सिद्धांत करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा हो सकता है। कितना बड़ा हो सकता है मैं नहीं बोल सकता। पार्ट 1 में, पार्ट 2 के अंदर बनाएंगे या एक ही में सारा डाल देंगे। पर कहने का मतलब 12 नंबर पूरे इसके अंदर। 30 सेकंड का मोटिवेशन आपको यही है कि अगर आप लोग ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये फर्स्ट डोज का काम करेगी आपके लिए। और अगर आपने 2-3 बार ये चैप्टर पढ़ लिया है या एक बार चैप्टर पढ़ लिया है तो ये बूस्टर डोज का काम करेगा वीडियो आपके लिए। इसका मतलब ये दोनों को ही बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए फुल फोकस देकर स्टार्ट करते हैं और मुझे लगता है 30 सेकंड मेरे खत्म हो गए। सामूहिक मांग किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से घटक होते हैं? सामूहिक मांग किसे कहते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। सामूहिक मांग का संबंध आय के साथ स्थापित होता है। किसके साथ? सामूहिक मांग का संबंध आय के साथ स्थापित होता है। और आय, ध्यान देना, जब आय के साथ स्थापित होगा तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कह रहे मांग आय के विभिन्न स्तरों पर निर्भर करती है। क्या एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग हो रही है वो किस पर डिपेंड करेगी? आय पे। आपकी जितनी ज्यादा इनकम ज्यादा होगी उतनी आप वस्तु और सेवाओं की मांग ज्यादा कर सकेंगे, जितनी इनकम कम होगी उतनी ही आप वस्तु और सेवाओं की मांग कम कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि आय के जो विभिन्न स्तर होते हैं, आय किस पर निर्भर करेगा? रोजगार पर। अगर आपके पास रोजगार है तो इनकम ज्यादा होगी, रोजगार नहीं है तो इनकम कम होगी। इसका मतलब यह हुआ सामूहिक मांग वह राशि है जो उत्पादक द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के पश्चात प्राप्त की जाती है या प्राप्त होती है। क्लियर हो गया? तो समग्र मांग के घटक कौन कौन से? तो सबसे पहले यहां पर हमें जो देखना है वो ये कि समग्र मांग क्या है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या? सामूहिक मांग का मतलब क्या हुआ? जो हम व्यय कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब किसके बराबर होगा? व्यय के बराबर होगा। व्यय मतलब इधर हमें थोड़ा चाहिए एक्सपेंडिचर। क्लियर? इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, आप समझना। हम व्यय का क्या करते हैं? आप अगर जो खर्चा कर रहे हो उस खर्चे को क्या करोगे? या तो कंजप्शन, यानी या तो आप कंजप्शन करोगे या आप इन्वेस्ट करोगे, यानी निवेश करोगे। आपकी इनकम आई, क्लियर? उस इनकम का आप क्या करोगे? जो आप खर्चा कर रहे हो उस खर्चे को या तो खाने पर लगाओगे, कपड़े पे लगाओगे, इन चीजों पर लगाओगे, या मकान बनवाओगे, जमीन बनवाओगे। अरे समझे, मकान जमीन खरीदोगे, फैक्ट्री बनवाओगे, तो ये आपका क्या है? निवेश है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एडी इजकल टू क्या है? वह है। तो वह हम कह सकते हैं कि एडी इजकल टू सी प्लस आई, क्योंकि वैसे वे अगर मैथ का रूल देखें तो कट जाएगा। एडी इजकल टू क्या है? यानी समग्र मांग क्या है? जो हम कंजप्शन कर रहे हैं और हम जो निवेश कर रहे हैं वो क्या है? समग्र मांग है। अब यहां पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देना है वो ये कि आपको टेबल बनानी है। कैसे बनाएंगे टेबल? तो देखते हैं। ये आपकी क्या इनकम है, ये आपकी इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? ये इनकम है, ये आपका कंजप्शन है और ये आपका इन्वेस्टमेंट है। शुरुआत में इनकम आपकी कितनी है? तो शुरुआत में इनकम कुछ नहीं होती। समझ में नहीं? इनकम कितनी है? 0 है। फिर भी खाओगे कुछ ना कुछ तो जरूर, ऐसा तो नहीं है कि आप खाओ ना। क्लियर है? खाना मान के चलो 50 करोड़ का एक अर्थव्यवस्था में खाया गया, ठीक है। अब भाई अर्थव्यवस्था के अंदर मान के चलो 50 करोड़ का उपभोग हो रहा है, लोग खाना पीना खर्चा कर रहे हैं अपना, कपड़े वगैरह नंगे तो नहीं घूमने लगेंगे अगर इनकम नहीं है तो। भाई आदमी कहीं ना कहीं से कपड़ों की जुगाड़ करेगा, कहीं ना कहीं से वो क्या करेगा? खाना पीना कुछ ना कुछ तो करेगा। अरे इसमें तो कंजप्शन 50 करोड़। अब वो अपना बिजनेस भी शुरू करेगा। अब सोचो बेरोजगार आदमी है, अरे इसमें सोचो पूरी अर्थव्यवस्था में सारे लोग मान के चलो बेरोजगार है, मान लेते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? बेरोजगार तो नहीं रहेंगे ना, कोई ना कोई तो काम शुरू करेंगे, कहीं से उधार लेकर आएंगे, तब निवेश करेंगे। कोई कंपनी खोलेगा, कोई कंपनी खोलेगा तो कोई लोगों को जॉब पर रखेगा। इस तरीके की सारी एक्टिविटीज होंगी इकोनॉमी में, ठीक है। तो निवेश भी करना पड़ेगा, भले आपको कर्जा लेके करना पड़े। तो इन्वेस्टमेंट आपका कितना हुआ? 100 करोड़ कर रहे हो तो एग्रीगेट डिमांड अर्थव्यवस्था में कितनी की मांग हुई? सी प्लस आई, यही है फॉर्मूला। तो कितना हो गया? 150 करोड़। इसका मतलब इनकम आपकी 0 है और अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश कितना हो रहा है? 150 करोड़। इसका मतलब जो 50 करोड़ आपने खाए हैं और 100 करोड़ निवेश किए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? अब उन्होंने अपना बिजनेस चालू कर दिया है, ठीक है। जब बिजनेस उनका चालू हो गया तो अब लोगों को रोजगार भी मिलने लगा, क्योंकि जहां निवेश हुआ वहां पर क्या है? मजदूर रखे गए होंगे। जहां खाना पीना आप लोगों ने खाया वो रेस्टोरेंट वगैरह, उन सब के अंदर क्या है? वेटर वगैरह कोई ना कोई तो पहुंचा होगा जिसको रोजगार मिला होगा, जो लोगों की इनकम बनी। इनकम कितनी हो गई? 100 करोड़ हो गई। अब समझना, इनकम 100 करोड़, जैसी इनकम बढ़ती है वैसे लोग उपभोग बढ़ा देते हैं। सोचो जब आपके पास बिल्कुल इनकम नहीं थी तो 50 करोड़ की है, अब मान के चलो आपके पास मान के चलो 100 करोड़ की इनकम है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है।
100 करोड़ की आपकी इनकम है तो आप 50 करोड़ से तो ज्यादा ही खर्चा करोगे, जब इनकम नहीं थी तो 50 करोड़ खत्म किए थे, तो आप कितना आप कंजप्शन कर रहे हो 100 करोड़। निवेश कितना किया है 100 करोड़, बिजनेस तो बंद नहीं कर देंगे, खाएंगे भी और बिजनेस में भी लगाएंगे, तो दोनों कितना हो गया एग्रीगेट डिमांड 200 करोड़। क्लियर है। अब देखना आय आपकी कितनी है 100 करोड़, मांग कितनी हो रही है 200 करोड़, इसका मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है और ज्यादा डिमांड है, लोग और कह रहे हैं कि भैया कपड़े चाहिए, कोई कह रहा है क्या नाम है हमें मशीन चाहिए, मतलब इसमें डिमांड बहुत है, तो इसकी वजह से क्या होगा और लोग, लाभ जब ज्यादा होगा तो लोग और उत्पादन करेंगे, जिसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, क्योंकि लोग जो मालिक हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के अंदर। 200 करोड़ निवेश कितना हो गया, मतलब कंजप्शन कितना हो गया भाई, कंजप्शन आदमी और बढ़ा देगा 150 करोड़, निवेश कितना कर रहा है 100 करोड़ का, निवेश ध्यान रखना इक्वल रखना है, ठीक है। ये कितना हो गया 250 करोड़। अब देखो 200 करोड़ लोगों की इनकम है, 250 करोड़ की मांग हो रही है, इसका मतलब अभी भी अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा है, अरस में नहीं आ रहा, लोग और भी डिमांड कर रहे हैं पर जो सप्लाई नहीं हो पा रही उतनी, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो उत्पादक और उत्पादन करेंगे अर्थव्यवस्था के अंदर, जिससे और लोगों को रोजगार मिलेगा। 300 करोड़, अब 200 करोड़ का कंजप्शन बढ़ेगा, क्योंकि इनकम जैसे बढ़ेगी वैसे ही लोग कंजप्शन बढ़ाएंगे। सोचो आप 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे थे, 1 लाख रुपए कमा रहे थे तो 50,000 खत्म कर रहे थे, अब सोचो 10 लाख कमाओगे तो क्या 50,000 ही खत्म करोगे, फिर तो 5 लाख खत्म करोगे ना। तो इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही ख्वाहिशें भी अधिक से अधिक हो जाएंगी। नेक्स्ट नंबर पे निवेश 100 करोड़, टोटल कितना हो गया 300। थर्ड स्टेज देखो 300 करोड़ की इनकम, 300 करोड़ की क्या हो रही है डिमांड हो रही है, एग्रीगेट डिमांड है समग्र मांग, तो क्या हो जाएगा और निवेश करेंगे, उत्पादकों को लगेगा और ज्यादा क्या हो रहा है अर्थव्यवस्था में मांग है, तो वो कितना करेंगे थोड़ा और बढ़ा देंगे, कितना हो गया 400 करोड़ हो गया, कितना 400 करोड़, जिसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इंपैक्ट ये पड़ेगा कंजप्शन बढ़ेगा, 200 से 250 हो गया निवेश, ये कितना हो गया तो ये आपका हो गया 350। अब देखो 400 करोड़ लोगों की इनकम गई, इनकम के तौर पे मालिकों ने 400 करोड़ दिया, जबकि मांग कितने की हुई सिर्फ 250 करोड़ की, सॉरी 350 करोड़ की। इसका मतलब क्या है अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है, जो मांग है वो कम हो रही है और इनकम लोगों को मालिक ज्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मालिकों के पास माल बच जाएगा 50 करोड़ का, क्योंकि देखो 400 करोड़ तो उन्होंने खर्चा किया बनाने में और मिले उन्हें सिर्फ कितने 350 करोड़ ही, तो 50 करोड़ जो नहीं मिले उतने का माल उनके पास रुका पड़ा है, तो क्या है उसके बाद उन्होंने फिर कोशिश की, अब इनकम कितनी हो गई, कंजप्शन 300 करोड़, ये 100, टोटल कितना हो गया 400। इसका मतलब ये हुआ है, अब ये कंडीशन है, कितनी कंडीशन है तो 3 कंडीशन है, एक ये, एक कंडीशन ये है और ये एक कंडीशन ये है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अभी मैं आपको ग्राफ भी बताऊंगा उसके बाद मतलब बताऊंगा, समझ में, क्योंकि बिना ग्राफ के ये आंसर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको रफ कर दे रहा हूं, देखते हैं, ये आपका क्या हैंड फ्री भी बना सकते हो जैसा सही लगे, ये x है ये y है और ये 0 है। अब यहां पर देखते हैं क्या 0 100 200 300 400 500 यहां ले लेंगे, 0 ये रहा आपका 100, ये रहा आपका 200, ये रहा आपका 300, ये रहा आपका 400 और ये रहा 500। यहाँ हाईएस्ट कितना है तो तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे, हाईएस्ट 400 है, तो यहाँ पर भी कितना ले लेंगे 100 200 300 400, 100 200 300 और ये 400। देखते हैं जीरो पर कितना है 50 है, ये रहा जीरो 50, ये रहा कंजप्शन, 100 पर कितना है 100, 200 पर कितना है 150, 300 पर कितना है 200, 400 पर कितना है 250, 500 पर कितना है 300। क्लियर है, ये क्या हो गया आपका कंजप्शन हो गया। निवेश देखते हैं, निवेश कितना है इक्वल है, यहाँ पर 0 पर भी 100 है, यहाँ 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 पर भी 100 है, यानी कि हर कंडीशन पे ये क्या है इक्वल है। क्लियर। नेक्स्ट एग्रीगेट डिमांड कितना 150, ये ले 150, ये रहा 200, ये रहा आपका 250, 300, 350 और ये रहा 400, ये आपका हो गया। क्लियर हो गया, अब समझते हैं, ठीक है।
क्या समझते हैं? तो अब समझते हैं ये कि जब इनकम कम होती है, क्या लिखेंगे? एक अर्थव्यवस्था के अंदर जब इनकम क्या हो, कम हो और मांग ज्यादा हो, सामूहिक मांग अधिक हो, तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है? उस स्थिति का अर्थ यह है कि मांग अधिक है और वो उसमें क्या बोलते, चीजें बन कम रही हैं। तो उस दौरान क्या होगा? उत्पादक लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन अधिक करेगा, जिसका प्रभाव ये पड़ेगा कि रोजगार में वृद्धि होगी, लोगों की आय होगी, अधिक होगी। समझ में नहीं है? और ऐसा जब तक होगा जब तक इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। दूसरी कंडीशन क्या? जब इनकम ज्यादा हो और सामूहिक मांग कम हो। एक एक कंडीशन समझने वाली बात है, एग्जाम में कोई सी भी कंडीशन पूछ सकता है, एक नंबर में ही पूछ ले। तो क्या लिखेंगे? जब इनकम क्या हो, अधिक हो और सामूहिक मांग कम हो, तो इसका अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था के अंदर मालिकों के द्वारा उत्पादन अधिक हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। और जबकि मांग कम हो रही है, मतलब इसमें मैं 500 करोड़ का माल बना रहा हूं और लोग कितने का खरीद रहे हैं? सिर्फ 400 करोड़ का। 100 करोड़ का मेरे घर पे ही पड़ा है। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? नेक्स्ट ईयर में माल कम उत्पादन करूंगा, मैं उस माल को बेचूंगा जो मेरे पास पड़ा हुआ है। और इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि 100 करोड़ का जो माल बचा हुआ है, मैं बहुत लोगों को रोजगार से निकाल दूंगा, जॉब से, कि भाई फायर, आप यहाँ पर क्या, आप काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास माल बहुत बचा हुआ है। तो इससे लोगों की क्या होगी? जॉब जाएगी। और जॉब जाएगी तो उन लोगों ने जो पैसा इकट्ठा किया है, अर्ज में नहीं है, सेविंग की है, वो उस पैसे को क्या करेंगे? खर्चा करेंगे और वो उस माल को खरीदेंगे। पूरी अर्थव्यवस्था में वो माल बिकेगा। तो मैं पूरी अर्थव्यवस्था को एज्यूम करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मालिकों के जब माल बच जाते तो रोजगार में क्या होगी? कमी होगी। अर्ज में नहीं है, यानी कि इस समय रोजगार खोएंगे, आय में क्या आएगी? कमी आएगी। और उस दौरान क्या होगा? इनकम को ऐसा जब तक होगा जब तक आय और एग्रीगेट डिमांड दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। अब सामूहिक मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, यानी इसके घटक कौन से हैं? इसका मतलब है सामूहिक, एक अर्थव्यवस्था में मांग करता कौन कौन है? तो एक अर्थव्यवस्था में 4 लोग मांग करेंगे। एक तो परिवार मांग करेगा, जो हम लोग फैमिली वाले जो लोग हैं, वो भी क्या है? खाना पीना, कपड़े चप्पल जूते सब पहनेंगे, खरीदेंगे। ये जरूरी भी है, इसके बिना हम लोग रह भी नहीं सकते। ऐसा तो नहीं ना बिना कपड़ों के रह ले, बिना चप्पल के रह ले, शर्ट है ना, या फिर आपका क्या बोलते हैं, स्पेक्स हो गया, आ रहा नहीं आ रहा? तो ये सारा जो है वो क्या है? सामूहिक परिवार के द्वारा उपभोग व्यय है। दूसरा कौन? फर्मों के द्वारा, कंपनी के द्वारा। निजी निवेश मांग, इसका अर्थ ये है कि कंपनियों को भी क्या चाहिए होता है? निवेश के लिए क्या करना है? मशीनें खरीदनी है, नेक्स्ट में बिल्डिंग बनवानी है, और इसमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदना है, उसके लिए उसे निवेश करना है। ठीक है। इसी प्रकार से सरकार को भी क्या है? अपनी जनता की, समाज कल्याण की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में निवेश करना पड़ता है। जैसे आपके स्कूल बनवाने पड़ रहे हैं, कॉलेज बनवाने पड़ रहे हैं, नेक्स्ट नंबर पे गवर्नमेंट को पुल बनवाना पड़ रहा है, समझना नहीं आ रहा? ठीक है। नेक्स्ट नंबर अंडर ब्रिज बनवाना पड़ रहा है। नेक्स्ट नंबर पे आपको क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल ले लो, पुलिस स्टेशन बनवाने पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल बनवाने पड़ रहे हैं। ये सारा खर्चा क्या है? सरकार की, गवर्नमेंट जो है वो डिमांड है, सरकारी मांग है। शुद्ध निर्यात व्यय, शुद्ध निर्यात व्यय अब समझते हैं। शुद्ध निर्यात व्यय से अभिप्राय यह है कि विभिन्न देशों, यानी कि विभिन्न देशों के द्वारा जो हमारे देश में क्या किया जाएगा? मांग की जाएगी, निवेश किया जाएगा। शुद्ध निर्यात का अर्थ है निर्यात माइनस में आयात। इसका मतलब क्या होता है? निर्यात में से माइनस क्या कर देना है? आयात। ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? शुद्ध निर्यात मिल जाएगा। कितना हमने विदेशों से सामान मंगाया और कितना हमने विदेशों को भेजा। क्लियर? इसका मतलब विदेशों से कितना जो हमारे देश में निवेश हुआ है, वो भी तो मांग हुई। दूसरे देश में आया कोई यहाँ पर कि भाई ऐसा है, एक काम करो, एक कार लेने आया कोई, मान के चलो, तो कार हमारे देश से खरीदा, तो अपने देश की पैसा हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है, वो हमारे देश में क्या कर रहा है? मांग कर रहा है उससे। दूसरे नंबर पे मान के चलो कोई हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमारी इक्विटी खरीद रहा है, तो वो पैसा विदेशों से हमारे देश में आ रहा है, वो सारा समग्र मांग के अंदर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि समग्र मांग आपके सिलेबस में भी है। चैप्टर का पहला ही नाम ही है समग्र मांग, समग्र पूर्ति। क्लियर है? ग्राफ और टेबल ये दोनों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। 4 घटक हो गए, चारों को एक्सप्लेन कर देना पूरे 6 जो क्वेश्चन है वो है सामूहिक पूर्ति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। सामूहिक पूर्ति एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के
उत्पादन का कुल योग सामूहिक पूर्ति कहलाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? या कुल उत्पादन क्या कहलाता है? सामूहिक पूर्ति कहलाता है। सामूहिक पूर्ति किसके समान होती है? तो सर्जित आय के समान होती है। इसका मतलब सर्जित आय का मतलब समझ में आ रहा है? इनकम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब ये होता है जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है वो बिकेगा तो बिकेगा, लोगों की क्या बनेगी? आय बनेगी। किसकी? मालिक की। मालिक की आय बनेगी नहीं बनेगी? क्योंकि मालिक तो भाई लोगों को इनकम दे चुका है, कच्चे माल के रूप में पहले ही दे चुका है। माल जो मजदूर वगैरह उनको भी उसने क्या सैलरी दे दी है। तो जितना पैसा बिकने पर माल आएगा वो उसकी क्या होगी? सर्जित आय होगी। तो जितना भी उसने उत्पादन किया है वो उसकी क्या बनेगी? इनकम बनेगी। इसलिए सामूहिक पूर्ति सर्जित आय के समान होती है। नेक्स्ट नंबर पे, एक अर्थव्यवस्था के अंदर निश्चित समय में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य एक अर्थव्यवस्था की घरेलू आय कहलाता है। और घरेलू आय सामूहिक पूर्ति के क्या होती है? समान होती है। क्योंकि एक अर्थव्यवस्था में तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। जब एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है तो बेसिकली चीजें घरेलू आय किसके बराबर हो जाएगी? सामूहिक पूर्ति के बराबर होगी। कौन सी? घरेलू आय किसके बराबर होगी? सामूहिक पूर्ति के। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट देखो, एक एक न्यूमेरिकल्स की वैल्यू है ये, इसलिए कुछ भी मिस मत करना। तो अब समझते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई एएस इक्वल टू किसके बराबर होगा? अभी लिखा है इनकम के बराबर। इनकम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से। अब हम, आप ही लोग बताओ, इनकम का हम क्या करेंगे? मतलब समझे, हम पैसे का क्या करते हैं जो हमें इनकम के तौर पे मिल रही है? या तो हम उसका कंजप्शन करेंगे, खाएंगे, या उसको क्या करेंगे? सेविंग करेंगे, बचाएंगे। इनकम का हम दो ही जगह खर्चा करते हैं, या तो खाने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, या फिर हम किसके लिए? निवे मतलब क्या बोलते हैं? सेविंग के लिए। आरएस में बचाते हैं, बचा हुआ पैसा ही हम लोग क्या करते हैं? निवेश करते हैं। तो y इक्वल टू क्या होता है? c प्लस एस। तो हम कह सकते हैं कि y से y कैंसिल, एस इक्वल टू कितना होता है? c प्लस एस। ध्यान रखना ये कंपोनेंट्स। क्लियर? अब समझते हैं। अब क्या समझेंगे? एक टेबल। टेबल कैसे? ये मान के चल लो आपकी इनकम है, ये इनकम है, ये आपका क्या बोलते हैं? सी है, कंजप्शन सेविंग है, और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है। इनकम आपकी जीरो थी, कंजप्शन फिर भी आप कुछ ना कुछ तो करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भूखे रहो। ठीक है, एक दिन रह लोगे, दो दिन रह लोगे, तो एक महीने थोड़ी रह लोगे। तो कंजप्शन आपका कितना हो गया? 50 हो गया। तो सेविंग आपकी कितनी हो जाएगी? देखो, इनकम जीरो है, कंजप्शन आपने 50 करोड़ रुपए खर्चा कर लिया एक अर्थव्यवस्था में। अगर आप एक व्यक्ति के तौर पर ले रहे हो, क्योंकि हम समग्र अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम पूरी अर्थव्यवस्था को एज्यूम कर रहे हैं। पर आप मन में अपने बारे में ले लो, समझा नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। क्लियर है? और वैसे क्या, पूरी इकोनॉमी की बात कर रही है, ध्यान रखना। तो इनकम जीरो है, कंजप्शन कितना किया? 50 रुपए का। तो आपकी बचत कितनी हो गई? कर्जा चढ़ गया 50 रुपए आपके ऊपर, तो सेविंग क्या हो जाएगी? -50। और एएस क्या होता है? C प्लस एस। तो जीरो हो गया। देखो दोनों बराबर है। अब देखना, अब इनकम कितनी हुई? 100 करोड़। ठीक है, तो अब क्या किया उसने? कंजप्शन बढ़ा दिया। सेविंग कितनी? 100 कमाया, 100 खर्चा कर दिया, सेविंग कितनी? 0/0। अरे समझ में नहीं आ रहा? तो ये कितना हो गया? 100, क्योंकि C प्लस एस होता है। नेक्स्ट नंबर पे इनकम अब कितनी हो गई? 200 करोड़। कंजप्शन उसने बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब आपकी सेविंग कितनी है? तो 50 करोड़। यानी कहने का मतलब 200 करोड़ रुपए इनकम थी, 150 उसने खर्चा कर लिया, 50 उसने सेविंग की। दोनों ऐड कर दोगे कितना हो गया? ये कितना है? 300 करोड़। इनकम अब बढ़ गई, कंजप्शन और बढ़ जाएगा 200 करोड़ का। ये कितना हो गया? 100 करोड़। क्यों? दोस्त देखो, 300 करोड़ में 100 करोड़ वो क्या, 200 करोड़ खर्चा कर रहा है, 100 करोड़ बचा रहा है। कितना हो गया? नेक्स्ट कितना ले लेते हैं? नेक्स्ट है 400 करोड़। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 250। ये कितना हो गया? 150। प्लस कर दो, कितना हो गया? 400। नेक्स्ट क्या है? 5। ठीक है, यहां कितना हो जाएगा? 300। ये कितना हो जाएगा? 200। ये कितना हो जाएगा? 500। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। y0। ठीक है, ये कितना है? 500। 1 2 3 4 5। 100, 200, 300, 400, और ये हो गया 500। ये हाईएस्ट कितना है? 500 करोड़। तो ये आपका हो गया 100, 200, 300, 400, 500।
क्लियर? देखो जीरो पे कितना है 50, जीरो ये रहा, 50 ये रहा, ये कितना है 100, ये कितना है 150, ये कितना है 200, ये कितना है 250, ये कितना है 300। यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कंजप्शन। अब क्या है सेविंग, सेविंग बेसिकली ये माइनस में है, तो ये रहा 50, ठीक है, हाफ, जीरो पे -50, 100 पर कितना है जीरो, 100 पर जीरो, 50, 100, 150, 150 के बाद 200। क्लियर? अब किसके बाद कह रहा है एएस, एएस कितना है जीरो, जीरो पे जीरो, 100, 200, 300, 400, 500। तो जीरो था, जीरो पे जीरो 100, ये क्या हो गया आपका एएस हो गया। क्लियर हो गया? ये जो नीचे दिखा रहा है ये अब बचते हैं, क्या है अब बचते, इसका मतलब है बचत जो है वो भी माइनस में चली गई है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये आपका क्या है सामूहिक। थर्ड क्वेश्चन है और मैं ये बोलूंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को रट्टा मार के जाना। सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के द्वारा आय के निर्धारण का सिद्धांत समझाइए। इसका मतलब ये है कि आय का निर्धारण का जो सिद्धांत है वो कहां पर क्या होगा, स्टैब्लिश होगा। क्या आय के संतुलन स्तर पर हमेशा पूर्ण रोजगार होता है? नेक्स्ट, कभी कभी इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे ही बोल दिया जाता है कि 45 डिग्री रेखा तथा उपभोग और निवेश रेखा द्वारा आय के संतुलन किस प्रकार निर्धारण होता है। समझ में? तो फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले आपको डेफिनेशन देती है, क्या आय का संतुलन स्तर उस स्तर पर निर्धारित होता है जहां पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। तो आप इसको अगर समझना है बराबर करो तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक पूरा टेबल बना देते हैं। एडी के पार्ट क्या है, कंपोनेंट्स क्या है? तो एक तो क्या है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट नंबर पे एएस का क्या है, कंजप्शन प्लस सेविंग। क्लियर हो गया? तो अब देखते हैं यहां इनकम, कंजप्शन, कंजप्शन के बाद क्या हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट, फिर क्या हो जाएगा सेविंग, ये आपका क्या है एडी और ये क्या है आपका एएस। क्लियर हो गया? सी प्लस आई जो होगा वो एडी आ जाएगा और सी प्लस एस जो होगा वो एएस हो जाएगा। इनकम कितनी है, जीरो है, ठीक है। कंजप्शन आपका कितना हुआ, तो कंजप्शन बेसिकली चीज है, कुछ ना कुछ तो कंजप्शन होगा। इन्वेस्टमेंट बोला था सेम रहेगा, सेविंग कितना हो जाएगा 50, इनकम जीरो है, 50 रुपए खर्चा किया तो सेविंग आपका माइनस में चला गया। क्लियर है? एडी क्या हो जाएगा सी प्लस आई, सी प्लस आई कितना हो गया 150 करोड़। नेक्स्ट नंबर पे एएस कितना है सी प्लस एस जीरो। नेक्स्ट नंबर पे समझना, यहां समझने वाली बात है, मांग 150 करोड़ की हो रही है, पूर्ति कितने की हो रही है 0 रुपए की। क्लियर है? अब इनकम कितनी है 150, क्यों? क्योंकि मांग होगा तो अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार काम धंधे शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस स्थिति के अंदर अब इनकम कितनी है 150 करोड़। उपभोग कितना हो रहा है, बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा। निवेश सेम रहेगा, सेविंग कितना हो जाएगा, इनकम 100 है, खर्चा भी 100 कर दिया, सेविंग 0 हो गया। और एडी कितना हो गया, एडी ऐड कर देंगे सी प्लस आई, क्या सी प्लस आई 200 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे एएस कितना हो जाएगा सी प्लस एस, सी प्लस एस कितना हो गया 100। अभी भी देखो मांग 200 करोड़ की है जबकि सेविंग वो सामूहिक पूर्ति कितने की हो रही है मात्र 100, यानी लोग डिमांड कर रहे हैं 200 करोड़ रुपए की चीजें, शर्ट पैंट वगैरह पर, बना उत्पादक कितना पा रहे हैं मात्र 100 करोड़ का। क्लियर? इसके बाद क्या है, इसके बाद इनकम और बढ़ी, क्योंकि भाई मांग ज्यादा होगी तो उत्पादकों को लाभ होगा, उत्पादकों को लाभ होगा ज्यादा उत्पादन करेंगे, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलने लगेगा 200 करोड़। कंजप्शन बढ़ेगा 150, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, तो सी प्लस आई आपका एडी हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 250 करोड़। सेविंग कितना होगा 200 कमाया 150 खत्म किया 50। अब क्या हो जाएगा ऐड कर देंगे किसको, ये सी प्लस एडी हो गया, सी प्लस एस कितना हो जाएगा 200 करोड़। फिर वही प्रोसेस 300 सेम चलने दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ 50 बढ़ा रहे हैं 200, ठीक है, 300 इनकम आई, 200 खत्म कर दिया, इन्वेस्टमेंट कितना है तो 100 है।
तो यहाँ पर आपका सेविंग कितना हो गया 100, क्योंकि इनकम देखो 300 है, 200 खर्चा किया, 100 बच गया, ऐड कर देंगे 300, और यहाँ पर C प्लस एस कितना हो गया 300। क्लियर है। नेक्स्ट 400, ये 250 हो गया, ये 100 हो गया, और ये 150 हो गया, ये आपका कितना हो गया 350, ये कितना हो गया आपका, तो ये देखो C प्लस आई 350 हो गया, ये दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 400। नेक्स्ट नंबर पे 500 वाला भी एक कंडीशन देख लेते हैं, ये कितना हो गया 300, यहाँ पर ये कितना हो गया 200, 300 500 कमाए, 300 खर्चा किया, 200 बच गए, ऐड कर देंगे C प्लस आई कितना हो गया 400, ये कर देंगे तो 500। ये कंडीशन है हमारी। क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं इसमें कि आय का संतुलन स्तर कहां निर्धारित होगा, जहां सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर होगी, यानी कि इस स्तर पर क्या होगा, समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है, आय का संतुलन स्तर यहां निर्धारित होगा। तो यहां क्या है, तो इस कंडीशन को देखते हैं, एडी जो है यहां पर अधिक है, तो एडी ग्रेटर देन एएस। क्लियर है। इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या है, आय का संतुलन स्तर निर्धारित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां समग्र मांग सामूहिक पूर्ति से अधिक है। यहां क्या है, एडी बराबर है एएस के, यहां संतुलन स्तर है, यहां एडी जो है वो लेस देन है किसके, एएस के। आगे समझ में नहीं आ गया। अब इसका एक क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ये रहा। क्लियर है। हमें सिर्फ एडी और एएस लेना है, पूरा बनाना नहीं है। क्लियर है। एडी हमारा कहां से शुरू हो रहा है 150 से, यानी कि ये वाई से टच करता हो जाएगा, ये रहा। एएस हमारा कितना है 400 है ना, एएस कितना है 0 है, 0 है, और कहां तक है 500 तक, इसका मतलब ये और ऊपर जाएगा। ये आपका क्या हो गया एडी, ये क्या हो गया एएस, ये आपका क्या हो गया संतुलन स्तर का निर्धारण, ये 300 करोड़ है। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यहां पर लिख देंगे एडी इजकल टू एएस। क्लियर हो गया। यहां पर क्या लिखोगे, तो यहां वाई लिख देना, यानी कि आय और रोजगार, यहां क्या लिख देना सामूहिक मांग और पूर्ति। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पे यहां पर हमें क्या समझना है, अब यहां समझना है कि संतुलन स्तर कैसे निर्धारित, कह रहे हैं ना क्या आय के इस संतुलन स्तर पर हमेशा पूर्ण रोजगार होता है। तो हमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर का निर्धारण जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है उस स्तर पर निर्धारित होता है। यदि उससे पूर्व, यानी कि यदि स्थिति यह है कि सामूहिक मांग अधिक है और सामूहिक पूर्ति कम है, देखो यहां से पता चल रहा है मांग अधिक है और पूर्ति कम है, तो इस कंडीशन के अंदर उत्पादकों को लाभ अधिक होता है, इसलिए उत्पादक उत्पादन अधिक करते हैं, और उत्पादन अधिक करने पर रोजगार में वृद्धि होती है, लोगों की आय में वृद्धि होती है। देखो अब पूर्ति बढ़ने लगेगी, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। यह नीचे वाली कंडीशन ले लेते हैं, यदि पूर्ण रोजगार के बाद, क्या आय और संतुलन के पूर्ण रोजगार के बाद, ठीक है, स्थिति क्रिएट होती है, इसका मतलब ये सामूहिक मांग कम होती है और सामूहिक पूर्ति अधिक होती है, तो उस स्थिति के अंदर लोगों के द्वारा क्या बोलते हैं, इनकम, अपनी जो आय है उसको क्या किया जा रहा है, कम खर्चा किया जा रहा है, यानी लोगों के द्वारा मांग कम की जा रही है, जबकि मालिकों के द्वारा क्या किया जा रहा है, उत्पादन अधिक किया गया, जिसकी वजह से उनके पास स्टॉक बच गया। और वो स्टॉक को क्या करेंगे, नेक्स्ट वित्तीय वर्ष के अंदर, अगले वित्तीय वर्ष के अंदर वो उत्पादन कम करेंगे, जिससे लोगों की क्या रोजगार जाएगा, लोगों की इनकम नहीं रहेगी, तो लोगों के द्वारा जो भी बचाया गया है वो उसको क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। सामूहिक मांग को इस तरीके से किया जाएगा, इक्वल किया जाएगा। अर्थव्यवस्था कहां पर संतुलित होगी, जहां सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति एक दूसरे के बराबर होगी। ये आपको लिखना है बस। समझ में? पहले ऊपर डेफिनेशन, समग्र क्या बोलते हैं, आय का संतुलन स्तर निर्धारण कहां होता है, फिर एक टेबल, एक ग्राफ, फिर नीचे ये 3 कंडीशन। ठीक है, लिख देना है यहां पर 300 करोड़ पर अर्थव्यवस्था क्या होगी, संतुलन की स्थिति निर्धारित करेगा। आय का संतुलन स्तर का निर्धारण 300 करोड़ पे होगा यदि उससे पहले की कंडीशन है, यानी कि सामूहिक मांग अधिक है सामूहिक पूर्ति कम है। और नीचे वाली कंडीशन जो भी बताया, कॉपी पेन लेके बैठो और लिखना शुरू कर दो। अरस में नहीं, समय नहीं है तुम लोगों के पास यार, वैसे भी अरस में नहीं है, दिसंबर खत्म है, 15 तारीख हो गई है आज, क्या कर रहे हो, समझ में, बूस्टर डोज ले रहे हो,
अरे समझ रहे हो? और बूस्टर डोज के अंदर कॉपी पेन नहीं लेके बैठो तो कब लेके बैठोगे? अरे ये तो दिमाग है, सेव कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। अरे समझ में नहीं आ रहा, पेपर के अंदर फिर वो ऐसे ही बताता है कि ये ले बेटा, तूने भी तो ऐसे दे मतलब वीडियो देखते देखते देखा था ना। अरे नहीं आ रहा, अब मुझे भी इतना ही याद रहेगा, क्या कर लोगे? तो लिखोगे तो माइंड क्या करेगा, उसको सेव करता रहेगा। अरे समझ नहीं, लिखना जरूर है। क्लियर है? जो बोल रहा हूँ पॉज करो वीडियो, फिर उसके बाद क्या है, लिखो, लिखो जरूर। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आय के संतुलन स्तर पर हमेशा पूर्ण रोजगार का स्तर होता है? और करके ऐसे क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, क्या पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही आय के संतुलन स्तर का निर्धारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब इंपॉर्टेंट बोलूं तो इंपॉर्टेंट मान भी लेना। अरे समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं है कि अरे छोड़ो ना, हम तो ऐसे ही देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। किधर बनाते हैं ग्राफ? तो एक काम करते हैं, यहां बनाते हैं, ठीक है? तो पूरा, क्योंकि ग्राफ समझ में आ गया तो समझो आपको थ्योरी समझ में आ गई। क्लियर है? तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई तो आपको अच्छे से पता है, जो मैंने उससे पहले ग्राफ बनाया था उसमें एग्रीगेट जो सप्लाई होती है वो 0 से शुरू होती है। ये क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है? ये क्या है? ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ये एडी है। क्लियर? ये एडी है और ये तीसरी एडी है। क्लियर? तो इसको एडी मान लेते हैं, इसको एडी 2 मान लेते हैं, इसको एडी 1 मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं और इसको E1 मान लेते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर पे ये क्या है? आय और रोजगार का संतुलन स्तर है। क्या? इसका मतलब ये है कि आय का संतुलन स्तर कहां निर्धारित होता है? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था? आय का संतुलन स्तर उस स्तर पर निर्धारित होता है जहां पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर होती है। बताया था ना? ठीक है? तो ये क्या है? ये क्या है आपका? आय और रोजगार का संतुलन स्तर। ठीक है? या पूर्ण रोजगार बोल सकते हैं इसको। क्या? पूर्ण रोजगार। क्लियर? और क्वेश्चन में क्या है? आय का संतुलन स्तर। यहां पर लिख सकते हो आय का संतुलन, पूर्ण रोजगार की स्थिति। एक एक चीज समझना क्योंकि लिखना है ये। ठीक है? यहां क्या है? यहां पर भी देखो एडी और एएस एक दूसरे को काट गए। क्लियर है? तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर इसको नहीं लिखूंगा ना पहले और डिफाइन कर दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है? ये है अल्प। क्या? क्योंकि पहले ही हो जा रहा है तो अल्प, अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति। क्लियर है? आय और रोजगार का अब अल्प संतुलन भी लिख सकते हो। ठीक है? यहां क्या लिखेंगे? अति पूर्ण रोजगार संतुलन। अति पूर्ण रोजगार संतुलन। ये हो गया। ठीक है? 3 स्थिति हो गई। क्लियर हो गया? एक क्या हो गया? अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति, एक अति पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति। ये जो स्थिति है यहां पर क्या होगा? स्फीतिक की स्थिति क्रिएट हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। ठीक है? स्फीतिक अंतराल यहां पर जो है वो अस्फीतिक अंतराल की हो जाएगा। क्या? अस्फीतिक अंतराल। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? नहीं आ गया? तो यहां पर हम क्या ले लेंगे? आय और रोजगार। ठीक है? क्या ले लेंगे? आय। ठीक है? और यहां क्या ले लेंगे? एडी और एएस। क्लियर हो गया? अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या आय के संतुलन स्तर पर हमेशा पूर्ण रोजगार का स्तर होता है? क्या पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही आय के संतुलन का निर्धारण होता है? तो लिखेंगे आय का संतुलन का निर्धारण, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उस स्थिति पे क्रिएट होता है जहां सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के एक दूसरे के बराबर होती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति, ध्यान रखना, क्या आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार से पहले भी निर्धारित हो सकता है, आय और जहां सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति एक दूसरे को काट रहे हैं उस स्थिति पर भी निर्धारित हो सकता है, या उसके बाद भी क्या हो सकता है? पूर्ण रोजगार की स्थिति
उत्पन्न हो सकती है। क्या पूर्ण रोजगार, क्या कह रहा है, क्या पूर्ण रोजगार के स्तर पर आय का संतुलन स्तर निर्धारण होगा? तो क्या लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आय का संतुलन स्तर से पहले भी पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। क्लियर है? आय का संतुलन कहां निर्धारित होगा? जहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगे। अब समझते हैं, देखेंगे आय और संतुलन, आय का जो संतुलन स्तर है, पूर्ण रोजगार की स्थिति यहां पर है। यहां पर क्या है, जितने लोग हैं, अरे सुनिए, वो सारे लोग काम कर रहे हैं, जितने रिसोर्सेज है सबका यूज हो रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, मान लेते हैं मैक्सिमम, वैसे इकोनॉमी में ऐसा होता नहीं है, बेरोजगारी पाई ही जाती है, बट मान लेते हैं। क्लियर है? तो अब कह रहा है कि इससे पहली स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति के अंदर क्या होगा? तो लिखेंगे इस स्थिति को क्या बोलते हैं, अल्प रोजगार संतुलन कहते हैं। अर्थात इसके अंदर जो सामूहिक मांग है वो क्या हो रही है, सामूहिक मांग कम है और पूर्ति क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। क्या देख लेते हैं। ठीक है, ये यहां पर क्या है, संतुलन की स्थिति है, ये रहा। क्लियर है? एडी इजकल टू एएस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति। इस स्थिति के अंदर क्या लिखेंगे, अब स्फीतिक अंतराल क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब ये चीजें सस्ती हो जाती है, उत्पादन इतना अधिक करते हैं, उत्पादकों के द्वारा उत्पादन इतना अधिक किया जाता है कि लोगों को क्या है, अधिक से अधिक रोजगार मिलते हैं। हर इसमें लोग अधिक से अधिक रोजगार मिलता है, लोगों की इनकम बनती है। हर इसमें तो इस स्थिति के अंदर क्या होता है, चीजें सस्ती हो जाती है, लोगों के पास क्या है, पैसा। हर इसमें नहीं है, और मालिकों ने क्या किया, माल बहुत उत्पादन कर दिया, इतना उत्पादन कर दिया है कि लोग उसे परचेज नहीं कर पा रहे। तो मालिक क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर के अंदर उसका क्या कर देगा, इनकम कम कर देगा, चीजें सस्ती हो रही हैं। समझ में? तो उसको क्या बोलते हैं, अविस्फीतिक अंतराल, अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, कोविड के टाइम के अंदर आपने देखा होगा चीजें कितनी सस्ती हो गई थी, सब्जी वगैरह तो बहुत सस्ती हो गई थी। ऐसा लग रहा था 1975 में पहुंच गए। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम में। क्लियर है? क्यों? इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही था कि वहां पर क्या अल्प, क्या बोलते हैं, रोजगार की स्थिति क्रिएट हो गई थी। इसका मतलब ये मालिकों का उत्पादन बहुत मालिकों ने कर दिया था। आ समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि घर से कोई बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, तो भाई अब उपभोग कौन करे, इसलिए सबकी कीमतें क्या कर दी गई, कम कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अति पूर्ण रोजगार संतुलन। अति पूर्ण रोजगार संतुलन से अभिप्राय यह है जहां पर आय और रोजगार के क्या है, पूर्णतम प्रयोग हो रहा है, यानी जितने लोग हैं सबको रोजगार मिला हुआ है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, स्फीतिक अंतराल होता है, लोगों के द्वारा फिर भी अगर मांग की जा रही है, यहाँ सामूहिक मांग अधिक है और पूर्ति क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है, उस स्थिति में स्फीतिक अंतराल क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब मालिक ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाते हैं और फिर भी मांग ज्यादा हो रही होती है, तो वो क्या करते हैं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनकी उत्पादन क्षमता मैक्सिमम है। अगर वो सोचो 10 शर्टें बना सकते हैं, तो 10 शर्टें वो बना रहे हैं, उसके बाद भी शर्टों की डिमांड 20 चल रही है, तो इस शर्ट अगर मान के चल लो 1000 रुपए की है, तो इस शर्ट की कीमत को बढ़ा के कितना कर देंगे, 2000 कर देंगे, जिससे कि कुछ लोग क्या है, नहीं खरीदे। अगर क्या है, परचेजिंग पावर को गिराना है तो कीमत बढ़ानी पड़ेगी, ये स्फीतिक अंतराल कहलाता है। तो पता चल गया, आय के संतुलन स्तर का हमेशा पूर्ण रोजगार पर क्या नहीं होता, निर्धारण नहीं होता है। उससे पहले भी हो सकता है पूर्ण रोजगार से, पूर्ण रोजगार के बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जरूर मान के चलना इनको, क्योंकि ये जो है ना चैप्टर ही 12 नंबर का आने वाला है, तो इसलिए कुछ भी मिस मत करना इस वीडियो को। क्लियर है? तो क्या करें, बचत और निवेश के द्वारा आय का संतुलन कैसे निर्धारित होता है, किसके द्वारा, बचत के द्वारा और निवेश के द्वारा आय का संतुलन कैसे निर्धारित होता है। तो लिखेंगे बचत और निवेश के द्वारा आय का संतुलन उस स्तर पर निर्धारित होता है जहां प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं, प्रत्याशित निवेश वह निवेश होता है जो कि एक निश्चित वर्ष में एक उत्पादक करना चाहता है। क्या, एक निश्चित वर्ष में एक उत्पादक करना चाहता है, मतलब उसमें अपने बिजनेस में जो पैसा डालना चाहता है वो उसका निवेश है। और प्रत्याशित बचत किसे कहते हैं, प्रत्याशित बचत वह बचत होती है जो एक निश्चित वर्ष में उत्पादन मतलब जो उपभोक्ता है वो बचाना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्याशित बचत कहते हैं। क्योंकि आज जो आप बचा रहे हो वही कल आप क्या करोगे, निवेश करोगे। तो ध्यान रखना, बचत ही आदमी की क्या होती है, निवेश होती है। देखो आज आपने 10-10, 20, 50 हजार रुपए करके इकट्ठा किया, फिर मकान ले लिया, इकट्ठा किया, बिजनेस कर लिया। अरे इसमें पैसे ही नहीं इकट्ठा करोगे, सारा कपड़े खाना पीने पे डाल दोगे, तो आप क्या निवेश कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। पता चल गया, प्रत्याशित
बचत प्रत्याशित निवेश एक दूसरे के क्या होते हैं, जहां बराबर होंगे वहीं पर आय का संतुलन निर्धारित होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो इनकम आपकी कितनी है और आपका बचत कितनी है, निवेश कितना है, क्लियर हो गया। तो देखते हैं, इनकम आपकी 0 है, फिर भी आप कुछ ना कुछ तो कंजप्शन करोगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो कंजप्शन कितना हो गया आपका 50, सेविंग कितनी हो गई आपकी, तो माइनस का 50, इनकम कितनी है 100 है, तो बेसिकली कंजप्शन कुछ ना कुछ तो, अब इनकम 100 हो गई तो कंजप्शन तो बढ़ाओगे बढ़ाओगे। निवेश कितना, बचत कितना हो जाएगा 0, निवेश मैंने बताया था सेम रहता है, क्लियर है। अब कितनी हो गई इनकम 200, कंजप्शन बचत कितना हुआ, ये फिर भी क्या रहेगा सेम रहेगा, ये कितना हो गया 300, कंजप्शन बढ़ेगा जब इनकम बढ़ेगी। तो देखो साफ सीधी बात क्या है, कंजप्शन इनकम बढ़ेगी तो लोग खर्चा ज्यादा करते ही करते हैं। मुकेश अंबानी से कहा जाए कि वो 200 रुपए वाली शर्ट पहने तो वो पहनेगा बंदा, नहीं पहनेंगे भाई, क्यों नहीं पहनेंगे, क्योंकि सोचो करोड़पति व्यक्ति, अरबपति, समझ में नहीं आया, तो वो जब एक एक 2-2 लाख की चीजें पहन सकते हैं, मैं कमी का एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, तो 200 रुपए वाली शर्ट पहनेंगे क्यों, अरे समझ में नहीं आ रहा। सोचो रोड का खाना वो क्यों खाएंगे जब वो अफोर्ड कर सकते हैं 5 स्टार का, बात समझ में आई नहीं है। तो इसीलिए जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ता है। सेविंग कितना हो जाएगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 400, ये 250, ये आपका सेविंग कितना हो गया, कंजप्शन इतना किया 150 करोड़, ये फिर भी सेम रहेगा, ये 500 करोड़, ये कितना हो गया 300, ये कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया फिर भी 100 है। तो दो कंडीशन मिल गई। एक यहां पर देखो, इन 3 स्थिति में आप क्या देखोगे, तो सेविंग क्या है कम है और बचत ज्यादा है। इस कंडीशन पे क्या देखोगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है। इस स्थिति में आप क्या देखोगे कि जो सेविंग है वो किससे, क्लियर हो गया। तो ये हमारी क्या है कंडीशन है क्या। अब पहली कंडीशन में क्या लिखेंगे, देखो यहां 2 स्थितियां हैं, बचत और निवेश के द्वारा आय का संतुलन निर्धारण कहां पर होगा, तो जहां पर दोनों 100 करोड़ है, ठीक है, यहां आय का संतुलन स्तर निर्धारित होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, तो ये आपका x है, ये y है, ये 0 है। सेविंग ये रहा, यानी कि ले लेते हैं, ये मान के चल लेते हैं, नीचे से हैंड फ्री बनाना है क्योंकि ये माइनस में, इसलिए यहां से स्टार्ट करेंगे, ये 0, ये ऊपर की तरफ, ये आपका क्या हो गया सेविंग। इन्वेस्टमेंट कितना 100, तो ये मान के चलो 100, क्लियर है, ये हैंड फ्री है, बनाओगे ऐसा चलेगा, क्लियर है। ये आपका क्या है, ये आय है, नीचे आय है, यहाँ क्या है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, क्लियर, लिख दिया। तो दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति देखो यहां पर है, यहां पर क्या है, ये आय का संतुलन स्तर है, S इजकल टू आई है। यहां पर देखो क्या है, यहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है, यहां पर क्या है इन्वेस्टमेंट कम है और सेविंग ज्यादा है, क्लियर हो गया। ये 3 कंडीशन हो गई। तो पहली वाली ये तो आपको पता ही है, यहाँ पर आय का संतुलन स्तर निर्धारित हो ही रहा है, क्यों, क्योंकि प्रत्याशित बचत प्रत्याशित निवेश एक दूसरे के बराबर है। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं, एक उत्पादक एक निश्चित वर्ष में जो करना चाहता है। नेक्स्ट नंबर पे प्रत्याशित बचत वह बचत होती है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित वर्ष में बचाना चाहता है। अब नेक्स्ट नंबर पे जो यहाँ पर ये पहली कंडीशन पे क्या लिखेंगे, पहली कंडीशन में रखेंगे जब नियोजित क्या बचत, नियोजित निवेश अधिक होता है और नियोजित बचत कम होती है। अपने शब्दों में लिख लेना, इसका मतलब है यहाँ बचत क्या है कम है और नियोजित निवेश ज्यादा है, ठीक है। अब इधर उधर लिख लो जैसे आपको समझ में है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि नियोजित बचत जो है वो नियोजित निवेश से क्या है, बचत क्या है कम है, निवेश ज्यादा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति के अंदर देखो निवेश ज्यादा हो रहा है और सेविंग कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, आय रोजगार में वृद्धि होगी, इसके अंदर आय रोजगार में वृद्धि होगी, लोगों को क्या है अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा और जिससे क्या होगा मालिकों के द्वारा लाभ कमाने की स्थिति में अधिक से अधिक उत्पादन होगा, ठीक है। इस स्थिति में क्या है, नियोजित बचत ज्यादा हो रही है और इन्वेस्ट मतलब निवेश कम हो रहा है। इस स्थिति के अंदर अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मालिकों के पास सामान जो होगा
मतलब बिना बिका माल बहुत बच जाएगा, जिसकी वजह से लोगों का रोजगार चले जाएंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में उत्पादन नहीं करेंगे। जब मालिक के पास माल बच गया है तो अगले वित्तीय वर्ष में वो उत्पादन नहीं करेगा, और उत्पादन ना करने की स्थिति में क्या होगा, लोग रोजगार जाएंगे। रोजगार जाएंगे, जो लोगों ने पैसा बचाया है वो उन्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा, और ये स्थिति कब जाके इक्वल हो जाएगी, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उपभोग फलन किसे कहते हैं। उपभोग फलन से अभिप्राय यह है अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न क्षेत्रों पर, क्या अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों पर किए जाने वाले व्यय से, क्या अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों पर किए जाने वाले उपभोग व्यय से है। अर्थात एक अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न आय स्तरों पर जो विभिन्न विभिन्न उपभोग किए जाते हैं, उनको जब एक अनुसूची या तालिका में दर्शाते हैं तो वो क्या है, उपभोग फलन कहलाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। नेक्स्ट में उपभोग फलन के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो एपीसी पढ़ेंगे और एक एमपीसी पढ़ेंगे। एपीसी का मतलब क्या होता है, औसत बचत, सॉरी औसत उपभोग प्रवृत्ति। क्लियर है। इसमें क्या होता है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। समझते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय यह है कि जब उपभोग को दी गई आय से विभाजित कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, औसत बचत प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति प्राप्त होती है। यानी कि एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन में वाई। ठीक है, आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च किया जाता है, अर्थात जब उपभोग को आय से विभाजित किया जाता है तो उसे एपीसी कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी कंजप्शन। नेक्स्ट नंबर पे एमपीसी किसे कहते हैं, उपभोग में होने वाले परिवर्तन को आय में होने वाले परिवर्तन से जब विभाजित किया जाता है तो एमपीसी प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। एमपीसी क्या है, तो एमपीसी क्या है, तो उपभोग में होने वाला परिवर्तन। इसका मतलब यह है आय में कितनी वृद्धि हुई और उसके बाद उपभोग में कितनी वृद्धि की गई या कमी की गई, समझे नहीं, उनमें जो परिवर्तन आता है उसको जब विभाजित कर देंगे तो क्या निकलेगा, एमपीसी निकलेगा। चलो अब इसको अब निकाल के देखते हैं पूरा कैसे। ठीक है, ये ध्यान रखना 6 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स हम 5 से 6 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए ध्यान देते हैं। कंजप्शन, इनकम, ये आपका क्या हो गया, इनकम कंजप्शन, ये आपका क्या हो जाएगा, एपीसी। ठीक है, डेल्टा सी, डेल्टा वाई और एमपीसी। इनकम 0 थी, कंजप्शन फिर भी आदमी करेगा ही करेगा 50। एपीसी कितना हो जाएगा, पहला ब्लैंक, दूसरा ये भी ब्लैंक ब्लैंक। इनकम कितनी हो गई 100, कंजप्शन कितना हो गया 100। आरएस में नहीं है, पहले ये दोनों लिख लेते फिर एक साथ। इनकम कितनी हो गई 200, कंजप्शन 150। नेक्स्ट नंबर पे ये कितना हो गया 300, 200, 400, ये कितना हो गया 250, ये कितना हो गया 500। क्लियर हो गया। इसका इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1। ठीक है, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 0 से 0 कैंसिल है ना, 5 या 15, 5 चौक 20, ये 4, 7 5, 4 8 28। डिवाइड करना आता है, इसका इससे डिवाइड कर लेना, इसका इससे डिवाइड कर लो, 0 0 कैंसिल, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, 0.67। 0 से 0 कैंसिल, 55 25, 5 8 40, 8 का डिवाइड कर देंगे, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, बचा कितना 2, 8 दूनी 16, ये 40, 0.625। इसका इससे डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 500, 0 0 0 0, 5 6 का 30, यानी कि 0.6। क्लियर है। डेल्टा सी कितना है 50 है, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 50 का, कितना आ रहा है 50 का। डेल्टा वाई कितना है 100 का। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे,
डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा, सॉरी फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी ऊपर रहेगा, डेल्टा वाई नीचे। ये कितना है 150 है, और ये कितना है 100, डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0.5 डिवाइड आएगा, ठीक है, कितना 0.5 0.5 0.5 0.5 एमपीसी निकल गया, एपीसी निकल गया, ये आपका बेटर है। चलो इसी के साथ आपका क्या है, यहाँ पर क्या है, उपभोग फलन लिया है तो बचत फलन भी साथ ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, बचत फलन किसे कहते हैं या बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं। इसमें यही है, आय का वह भाग जो क्या नहीं किया जाता, उपभोग नहीं किया जाता है, हर समझ नहीं है उसको, जब क्या है एक प्रवृत्ति जो होती है, यानी उसको जब एक टेबल में दर्शाते हैं, हर समझ नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बचत फलन कहेंगे या बचत प्रवृत्ति कहेंगे। इसके अंदर दो चीजें, जैसे ये क्या है एपीसी है, हर समझ नहीं है, औसत उपभोग प्रवृत्ति, तो वो क्या हो जाएगा एपीएस हो जाएगा। एपीएस का मतलब होता है औसत बचत प्रवृत्ति, क्लियर है, इसका क्या हो जाएगा औसत बचत प्रवृत्ति, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ फॉर्मूला, आय का वह भाग जो क्या नहीं किया जाता, उपभोग नहीं किया जाता, इसका मतलब है बचत को जब हम किससे डिवाइड कर देते हैं, आय से विभाजित करते हैं, y इजकल टू एस इजकल टू वाई, यानी कि s अपॉन में y, s को किससे डिवाइड कर देंगे y से। नेक्स्ट नंबर पे एमपीएस, एमपीएस वही है सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं, सीमांत बचत प्रवृत्ति से अभिप्राय यह है बचत में होने वाले परिवर्तन को आय में होने वाले परिवर्तन से जब क्या किया जाए, विभाजित किया जाए। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एस कितना है अपॉन में डेल्टा वाई, डिवाइड कर दोगे, ये फॉर्मूले है वो चारों याद कर लेना अच्छे से, तो यहीं पे कर लेते हैं। अब देखो ये सेविंग हो जाएगा, क्योंकि इनकम का या तो उपभोग किया जाता है या बचाया जाता है, जो आपने उपभोग कर लिया है, अरे समझ नहीं आ रहा, यानी जो आपने उपभोग नहीं किया वो क्या है, बचत है, जीरो इनकम, ये कितना है 50, तो सेविंग आपकी माइनस में चली गई, सेविंग जीरो हो गई, 200 150 खत्म कर दिया, कितना बच गया 50, 300 200 खत्म कर दिए, बचा कितना 100, 400 150 खत्म कर दिए, बचा कितना 150, 500 कितना, तो यहाँ कितना बचा 200, किधर है, यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं एक और, ए पी सी के बाद एस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इससे पहला वाला ब्लैंक, दूसरा 100 का इससे डिवाइड करेंगे तो जीरो ही रहेगा, 200 का 50 से करेंगे कितना आएगा, ये रहा 50, ये रहा 200, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 4 5 एकम 5 पॉइंट 5 दूनी, ये रहा कितना 0.25, क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, नेक्स्ट नंबर पे तुम्हारा क्या है 100, और ये कितना है 200 है ना, यहाँ पर कितना 100 300, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0.33, कितना आ गया 0.33। नेक्स्ट नंबर पे ये कितना है 250, ये कितना है 400, जीरो से जीरो कैंसिल, पचम 25 5 अट्ठे 40, डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, ये है ना, हाँ 5 अट्ठे 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 बचे कितने, 2 8 दूनी 16, ये रहा कितना हो गया 150 सेविंग है, 400 ये है, आज मैं यहाँ 250 कर दिए, 150 है ये, वही मैं सोचूं दोनों सेम कैसे हो गए, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 5 अट्ठे 40, डिवाइड कर देंगे, 8 8 16 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, बचा कितना 24, बचे कितने 6, तो यहाँ पर कितना बचा 8 में 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, बचा कितना 8 पंजे 40, कितना हो गया 0.375, और ये कितना है इसका इससे डिवाइड कर देंगे तो 0.4। चलो एक एग्जांपल दे देता हूं, एपीएस निकालने का फॉर्मूला एक और है, और वो ये है कि एपीएस प्लस एपीसी इजकल टू कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए,
और इसी तरीके से MPC प्लस MPS दोनों कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्लियर है? इसका मतलब ये अगर आपके पास एक है तो दूसरा एक में से माइनस कर लो। जैसे यहाँ पर देखो एक है तो ये 0 आया, ये 75 है तो 25 आया, दोनों को जोड़ देंगे 1 हो गया। 0.67 है, यहाँ 0.3 प्लस कर दोगे तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दोगे 1 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 1। यहाँ डेल्टा C है, डेल्टा Y है। अब क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा S और निकाल लेते हैं। क्या, डेल्टा S, तो क्या निकल आएगा, MPS। वैसे हम चाहें तो MPS ऐसे ही निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का जोड़ 1 होता है, तो यहाँ माइनस कर लेंगे, पहला ब्लैंक, दूसरा 0.5 0.5 0.5 0.5 0. निकल आ गया। अर्ज में नहीं है। सेविंग में डिफरेंस कितना है, पहला ये 50 का है, 50 50 50 और ये कितना हो गया, अर्ज में नहीं आ रहा, तो ये निकल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एपीसी और एपीएस में से कोई शून्य अथवा इकाई के समान हो सकता है। एपीसी का मतलब मैं बता चुका हूं, एवरेज प्रोपेंसिटी कंजप्शन, यानी कि औसत बचत, सॉरी कंजप्शन है तो उपभोग, औसत उपभोग प्रवृत्ति। और ये क्या है, एपीएस, इसका मतलब औसत बचत प्रवृत्ति। आप समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है, क्या एपीसी और एपीएस में से कोई शून्य अथवा इकाई के समान हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे पहले, हाँ, एक शून्य अथवा एक इकाई से अधिक या इकाई के समान हो सकता है, अधिक नहीं इकाई के समान हो सकता है। कौन सा, एपीसी इकाई के समान हो सकता है और एपीएस शून्य हो सकता है। ऐसा उस स्थिति में होगा जब उपभोक्ता अपनी दी गई, यानी उपभोक्ता के द्वारा कमाई गई जो आय है उसका वह संपूर्ण भाग क्या कर दे, उपभोग कर दे, यानी उपभोक्ता की जितनी इनकम है वो सारा उसे खर्च कर दे, तो उसकी सेविंग 0 हो जाएगी। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल देगा, इनकम, कंजप्शन, सेविंग, एपीएस और एपीसी और एपीएस। इनकम कितनी है, 100 करोड़, उपभोग कितना हुआ, 100 करोड़, बचत कितनी हुई, 0। एपी सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में वाई। सी कितना है, 100 करोड़, कितना आ गया, 1 आ गया, इकाई के समान हो गया। किस स्थिति में हुआ, जितना उपभोक्ता की आय, अगर वह उसको क्या कर ले, सारी आय को अपना उपभोग कर ले, सारा खत्म कर दे आय को, तो एपीसी जो है इकाई के समान हो सकता है। नेक्स्ट नंबर पे एपीएस, एस अपॉन में वाई, एस कितना है, एस 0 है, तो वाई कितना है, 100, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0। तो ऐसा उस स्थिति में होगा जब उपभोक्ता अपनी दी गई आय में से कुछ भी अगर नहीं बचाता है तो उसका औसत बचत प्रवृत्ति जो होगा वो शून्य होगा। कभी कभार क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्या क्या इसमें से कोई इकाई से अधिक हो सकता है, अर्ज में नहीं है, और क्या कोई ऋणात्मक हो सकती है वैल्यू, क्या एपीसी और एपीएस में से कोई इकाई से अधिक या ऋणात्मक हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, हाँ, ऐसा उस स्थिति में होगा। तो देखते हैं कैसा, कौन सी स्थिति में होगा, तो ऐसा उस स्थिति में होगा जिस स्थिति के अंदर उपभोक्ता अपनी दी गई आय से अधिक खर्चा करता है। जैसे उसके 200 करोड़ इनकम है और उसने खत्म 300 करोड़ कर लिया, ऐसा हो जाता है, जितना इनकम कमा रहे हैं लोग उससे ज्यादा खर्चा कर देते कर्जा लेकर, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, सेविंग उसकी माइनस में चली जाएगी। 200 करोड़ कमाए, 300 खत्म किए, बचत कितनी हो गई, माइनस के 100 करोड़। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन में वाई। कंजप्शन कितना है, 300 करोड़, ये कितना है, 200 करोड़, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, बचा कितना, 1, 2 पंजे 10, ऐसा ही है ना, 2 एकम 2, बचा 1, 2 पंजे 10, 1.5 इकाई से अधिक हो गया। दूसरा कितना है, दूसरा है एपी एस, एस अपॉन में वाई, एस कितना है, 100, कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, माइनस में माइनस करोगे तो बना जाएगी वैल्यू। क्लियर हो गया, तो पता चल गया
एक नंबर के क्वेश्चन कई बार आ सकते हैं, ठीक है, या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, एपीसी और एपीएस में से कौन इकाई से अधिक और कौन वैल्यू क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो लिखेंगे एपीसी क्या है, इकाई से अधिक उस स्थिति में होती है जब उपभोक्ता अपनी आय से अधिक क्या करता है, खर्चा करता है, और ऋणात्मक उस स्थिति में होती है जहां पर क्या है, उसकी जो बचत है, अर्ज में नहीं आ रहा, वो क्या हो जाए, माइनस में हो जाए। तो उस दौरान क्या एपीएस जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये दोनों क्वेश्चन को एक साथ ही ले लिया, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान के चलना, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन फंसे, मैं देखो कुछ क्वेश्चन तो मैं 80% तो वो बता सकता हूँ जो एग्जैक्ट फंसेंगे ही फंसेंगे, बट फिर भी ये क्वेश्चन वो हैं जो छोटे हैं, आज में नहीं, पर एक एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, 2-2 नंबर में आ गए तो क्या करेंगे, आज में नहीं आ रहा, ठीक है, मैं इसे इंपॉर्टेंट ही मान के चलता हूँ। क्या एमपीसी और एमपीएस का संबंध क्या करो, स्पष्ट करो। आरएस में नहीं है तो क्या लिखेंगे, एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजप्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो सेविंग है, में इन दोनों का इकाई यानी कि इकाई के समान होता है, इन दोनों का योग किसके समान होता है, इकाई के समान होता है। एमपीसी किसे कहते हैं, एमपीसी से अभिप्राय यह है कि उपभोग में होने वाले परिवर्तन को और आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को जो दर्शाता है वो एमपीसी कहलाता है। एमपीएस क्या कहलाता है, बचत में होने वाले परिवर्तन को जब आय में होने वाले परिवर्तन से विभाजित किया जाता है तो एमपीएस कहलाता है। तो पहला इसका ले लें, ठीक है, क्या एमपीसी, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। अब क्या करेंगे, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है, प्लस एस डेल्टा वाई। क्लियर है, सभी को पता है कि सी प्लस आई डेल्टा वाई हो जाएगा, क्योंकि इनकम को या तो तुम उपभोग करोगे या बचाओगे। नीचे कितना है, डेल्टा वाई कैंसिल करेंगे, कितना आ गया, 1 आ गया। इससे क्या पता चलता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस जो होता है वो कितना होता है, इकाई के समान होता है। रीजन ये रहा, क्लियर है। इसी तरीके से क्या लिखेंगे, एपीसी और एपीएस का संबंध स्पष्ट करो, औसत बचत प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग इकाई के समान होता है। एपीसी, एपीसी से अभिप्राय ये है जब बचत कंजप्शन मतलब उपभोग, उपभोग को अर्ज में जब आय से विभाजित किया जाता है तो एपीसी प्राप्त होता है। एपीएस कब प्राप्त होता है, एपीएस एस अपॉन में वाई। इसका मतलब है जब बचत को किससे, आय से विभाजित करते हैं तो एपीएस प्राप्त होता है। तो इन दोनों को साथ ले लेते हैं, क्या सी वाई प्लस एस वाई। क्लियर है, सी प्लस एस कितना होता है पता है ना, इनकम को या तो उपभोग करेंगे या कंजप्शन, कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर हो गया, ऐसे प्रूफ कर देंगे, ये इनका संबंध हो गया। इसी के साथ लेसन बोल रहा हूँ।